सभी को नमस्ते। मैं अजय कुमार गुप्ता। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। हमने उसमें जाना था कि सर्वप्रथम इसकी खोज हर्ट्ज़ नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद हॉलवेश व लेनार्ड वैज्ञानिक आए जिन्होंने इसके प्रायोगिक परिणाम प्राप्त किए। उन्हीं के आधार पर यह देखा गया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की यह घटना किस प्रकार आवर्ती तीव्रता या विभवांतर परिवर्तित करने पर इसमें क्या परिवर्तन होता है, इसका अध्ययन अब हम ग्राफ की सहायता से करेंगे। ये एक्सपेरिमेंटल डायग्राम सभी को दिखाई दे रहा है। इसमें एक निर्वातित नलिका ली है जिसमें दो टर्मिनल, एक कैथोड तथा एक एनोड लगा हुआ है। कैथोड को C से तथा एनोड को A से डिनोट कर रखा है तथा निर्वातित नलिका को कैपिटल T से डिनोट कर रखा है। धारा के मापन के लिए सर्किट में एक माइक्रो एमीटर लगा हुआ है तथा विभवांतर के मापन के लिए एक वोल्टमीटर V लगा हुआ है तथा धारा को नियंत्रित करने के लिए एक रियोस्टेट RH लगा हुआ है तथा उसमें एक बैटरी लगी हुई है तथा इसी के साथ इसमें एक कम्यूटेटर जिसको K से डिनोट कर रखा है वो इस सर्किट में लगा हुआ है। अब कम्यूटेटर क्या होता है? यह एक दिक् परिवर्तक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम एनोड और कैथोड के टर्मिनल्स को चेंज कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि अभी इस सर्किट में अगर हम देखें तो एनोड A जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव से तथा C जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, परंतु हम दिक् परिवर्तक की सहायता से एनोड को बैटरी के नेगेटिव से तथा कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ सकते हैं। यह दिक् परिवर्तक का अर्थात कम्यूटेटर का कार्य होता है। सबसे पहले प्रकाश की तीव्रता का अध्ययन करेंगे कि यह किस प्रकार प्रकाश विद्युत धारा को प्रभावित करती है। प्रयोग से देखा गया, जब दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश कैथोड टर्मिनल पर डाला गया तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे तथा ये इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर गति करने लगे, जिससे परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, जिसका मापन माइक्रो एमीटर की सहायता से किया गया। हमें ज्ञात है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। अतः प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है तथा प्रकाश की तीव्रता एवं प्रकाश विद्युत धारा के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। नंबर सेकंड पॉइंट में हम अध्ययन करेंगे प्रकाश विद्युत धारा पर विभवांतर का प्रभाव। जब प्रकाश की तीव्रता व आवृत्ति को नियत रखकर विभवांतर का मान बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ने लगता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, विभवांतर V वोल्टमीटर में देखें इसका पैमाना तो यहाँ पर ये 8 के आसपास दिखाई दे रहा है और माइक्रो एमीटर में भी धारा का मान बढ़ रहा है, परंतु धारा का मान एक सीमा के बाद बढ़ना रुक जाता है, अर्थात वह अपने संतृप्त मान को प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ यह है कि हम चाहे विभवांतर का मान अब कितना ही बढ़ाएं, परंतु धारा का मान नहीं बढ़ता। इसे संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। अब दिक् परिवर्तक की सहायता से एनोड को ऋण विभव पर तथा कैथोड को धन विभव पर रखते हैं, जिससे अल्पमान की धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन
फिर भी एनोड तक पहुंच जाते हैं, जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। अब यदि एनोड के ऋणात्मक विभव को और बढ़ाया जाए तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में कमी आती है और एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, जिसे निरोधी विभव अर्थात स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा हुई, कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, उसे निरोधी विभव या अंतक विभव कहते हैं। क्योंकि आपको डायग्राम में साफ दिखाई दे रहा होगा कि इस समय एनोड जो टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव से तथा कैथोड पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, यानी कि हमने अब की बार जो विभव दिया है वो पहले से विपरीत है, तो इसलिए इसको अंतक विभव कह रहते हैं, क्योंकि इस विभव पर धारा का मान घटकर शून्य हो जाता है। अतः विभवांतर का मान परिवर्तित करके यह ग्राफ प्राप्त होता है। यहाँ पे -V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल अर्थात निरोधी विभव को प्रदर्शित कर रहा है। इस ग्राफ में तीव्रता का मान परिवर्तित करने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान परिवर्तित होता है, परंतु आवर्ती का मान नियत होने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल अर्थात निरोधी विभव का मान सभी का एक समान पाया जाता है। नंबर 3 पॉइंट पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत धारा पर आवर्ती का प्रभाव। इसमें प्रकाश की तीव्रता का मान नियत है, इसीलिए प्रकाश विद्युत धारा का मान भी नियत प्राप्त होता है, परंतु प्रकाश की आवर्ती का मान भिन्न भिन्न है, इसलिए निरोधी विभव का मान भी भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। वास्तव में निरोधी विभव इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मापक है। इस ऋण विभव V0 के कारण इलेक्ट्रॉन को कैथोड C से एनोड A तक पहुंचाने में E.V0 कार्य करना पड़ता है और यह किया गया कार्य अधिकतम गतिज ऊर्जा के तुल्य होता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करती है, वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर केवल प्रकाश विद्युत धारा ही निर्भर करती है। प्रभाव को समझाने का प्रयास किया वो इस डायग्राम से समझते हैं। तरंग सिद्धांत के अनुसार जब तरंग धातु के पृष्ठ पर आपतित होती है तो इलेक्ट्रॉन सतत रूप से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और उत्सर्जित होते हैं। तो ये जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब यदि तरंग का आयाम बढ़ाते हैं तो ऊर्जा का मान बढ़ता है और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ऐसा तरंग सिद्धांत का मानना था। तो उसी के आधार पर उन्होंने पहला प्रेक्षण दिया कि जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है वो तीव्रता पर निर्भर करती है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन यानी कि तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, इसलिए उसका पहला प्रेक्षण गलत हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। फिर उसने दूसरा प्रेक्षण दिया। उनका मानना था कि प्रकाश की फ्रीक्वेंसी का मान चाहे कुछ भी हो, यदि तीव्रता का मान ज़्यादा होगा तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ये तरंग सिद्धांत का मानना था, परंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि आवर्ती का मान थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर यानी कि दहली आवर्ती के बराबर होना चाहिए, तभी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, अन्यथा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा
चाहे तीव्रता का मान कितना ही बढ़ा लिया जाए। इस तरह ये सेकंड पॉइंट भी उनका गलत हुआ। नंबर थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने में टाइम डिले होता है, यानी कि समय पश्चाता लगती है, परंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने में कोई भी टाइम डिले नहीं होता, यानी कि कोई भी समय पश्चाता नहीं होती। अतः इन तीन प्रेक्षण के आधार पर वेव थ्योरी यानी कि तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में पूर्णतः असफल रहा। ये तीनों अंतर आपको साफ दिखाई दे रहे हैं कि तरंग सिद्धांत के अनुसार जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन यानी कि प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमने पढ़ा था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। नंबर सेकंड दिखाई दे रहा है अंतर कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी का मान चाहे कुछ भी हो, तरंग सिद्धांत के अनुसार यदि इंटेंसिटी का मान बढ़ाया जाए तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित होगा, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में पढ़ा था हमने कि कम से कम आवर्ती का मान दहली आवर्ती के बराबर होना चाहिए, तभी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। नंबर थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने में समय पश्चाता लगती है तरंग सिद्धांत के अनुसार, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने में कोई भी समय पश्चाता यानी कि टाइम डिले नहीं होता है। अतः इस प्रकार तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में पूर्णतः असफल रहा। सन 1905 में वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। अब समझते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या था। वैज्ञानिक प्लांक के अनुसार प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित विकिरणों का उत्सर्जन या अवशोषण सतत न होकर छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट के रूप में होता है, जिसे क्वांटा कहते हैं। यही प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था, जिसे वैज्ञानिक आइंस्टीन ने उपयोग करके प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, अर्थात प्रकाश केवल तरंग की तरह ही नहीं कण की तरह भी व्यवहार करता है, अर्थात विकिरण ऊर्जा के बंडल के रूप में उत्सर्जित होती है। इन ऊर्जा के बंडल को फोटोन के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। उन कणों को फोटोन नाम दिया गया। फोटोन कण का वेग प्रकाश के वेग के समान ही होता है तथा फोटोन कण उदासीन होते हैं, इसलिए ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होते। प्रत्येक फोटोन कण की ऊर्जा निश्चित होती है, E बराबर एच म्यू, जहाँ पे H जो होता है वो प्लांक नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर -34 इंटू जूल इंटू सेकेंड होती है, तथा म्यू जो होता है वो आवर्ती होती है तथा इसका मान परिवर्तित होता रहता है। इसलिए फोटोन कण की जो एनर्जी होती है वो आवर्ती के समानुपाती होती है। वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो उसकी ऊर्जा दो भागों में विभक्त होती है। नंबर 1 कार्यफलन के रूप में। अब बात आती है कि कार्यफलन क्या होता है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने में जो ऊर्जा दी जाती है वह कार्यफलन के रूप में उपयोग में ली जाती है, अर्थात
धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। इसे W नोट या फाई नोट से डिनोट किया जाता है। दूसरा भाग काम में आता है इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। जो दूसरा भाग होता है वो गतिज ऊर्जा प्रदान करने के काम में आता है। इस प्रकार जो आपतित प्रकाश होता है उसकी ऊर्जा दो भागों में विभक्त हो जाती है, एक तो कार्यफलन के रूप में और दूसरी गतिज ऊर्जा के रूप में। इसके आधार पर वैज्ञानिक आइंस्टीन ने एक प्रकाश विद्युत समीकरण प्रतिपादित की। आइंस्टीन के अनुसार फोटोन कण की ऊर्जा जो होती है वो दो भागों में विभक्त होती है, एक तो कार्यफलन के रूप में अर्थात W नोट तथा एक इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करने में अर्थात K मैक्सिमम। और फोटोन कण की ऊर्जा टोटल होती है h म्यू। जो W नोट होता है वो कार्यफलन है अर्थात W नोट बराबर होता है h म्यू नोट के, जहाँ म्यू नोट दहली आवृत्ति है, तथा K मैक्सिमम होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर यानी कि 1/2 mv² मैक्सिमम। ये मान इस समीकरण 1 में हम रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होगी h म्यू इक्वल टू W नोट की वैल्यू थी हमारे पास h म्यू नोट तथा गतिज ऊर्जा की वैल्यू थी 1/2 mv² मैक्सिमम। अब हमारे पास हमें गतिज ऊर्जा की इक्वेशन निकालनी है। यहाँ से 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर h म्यू माइनस h म्यू नोट। तो हमारे पास यहाँ पर h कॉमन दिखाई दे रहा है, h कॉमन ले लेंगे तो 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर हो जाएगा h कॉमन म्यू माइनस म्यू नोट। तो ये हमारे पास आ जाएगी समीकरण नंबर 2। तो यह कहलाती है हमारे पास आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है जो गतिज ऊर्जा का जो मान है वो आवर्ती के ऊपर निर्भर कर रहा है। इस समीकरण के आधार पर ही आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। इसे अभी समझते हैं उनकी विशेष परिस्थितियों के आधार पर। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण अभी हमने प्राप्त की, जो कि थी 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर था h म्यू माइनस म्यू नोट के, जहाँ म्यू आपतित प्रकाश की आवर्ती होती है, म्यू नोट दहली आवर्ती है, h जो है वो है प्लांक नियतांक जिसकी वैल्यू निश्चित होती है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल × सेकेंड। इसमें नंबर 1 केस लेते हैं, यदि म्यू लेस देन म्यू नोट हो यानी कि आवर्ती का मान दहली आवर्ती से कम हो, तो हम प्रकाश विद्युत समीकरण को देख सकते हैं। अगर ये मान रखते हैं तो हमें गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, जो कि संभव नहीं है। नंबर 2, यदि म्यू बराबर म्यू नोट लेते हैं तो गतिज ऊर्जा का मान 0 प्राप्त होता है। नंबर 3 केस, यदि हम आवर्ती का मान म्यू ग्रेटर देन म्यू नोट लेते हैं यानी कि आपतित प्रकाश की आवर्ती का मान यदि दहली आवर्ती से अधिक लेते हैं तो गतिज ऊर्जा का मान धनात्मक प्राप्त होता है, अर्थात धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर गति करेगा जिससे प्रकाश विद्युत धारा बहेगी। इस तरह आइंस्टीन ने अपनी इस समीकरण की सहायता से
प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या की तथा उन्हें अपने तथ्य के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये पूरा था प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि अब आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो उससे रिलेटेड आप क्वेरी डाल सकते हैं।